Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर इस तरीके से आपको ये टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहाँ पर भी अगेन आपको सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना है, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसको काफ़ी डिटेल से कवर करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है सीड स्कीम के बारे में। रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस आर्टिकल को कवर किया है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस आर्टिकल को हम लोग अपने सिलेबस में कहाँ पर फिट कर पाएंगे। तो जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर आपको ये कुछ टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, यहाँ से हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को लिंक कर सकते हैं। अब पहली चीज़, आखिरकार ये न्यूज़ क्या है। देखो, सीड बेसिकली एक स्कीम है। उसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। देखो, यहाँ पर ये जो स्कीम है ना, इसके अंदर कुछ ट्राइब्स हैं और वो कौन सी ट्राइब्स हैं? डीनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक। अब ये कौन सी ट्राइब्स होती हैं ये आगे मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली इन सभी ट्राइब्स को एक तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए, इनका विकास करने के लिए, इनको ऑलरेडी बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर आया था जिसका नाम है सीड। तो समझ में आ गया होगा, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। इन ट्राइब्स के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर आया गया। लेकिन खबर क्या है? देखो, रिसेंटली क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये बोलते ये हैं कि केवल 402 यानी कि 402 ऑनलाइन एप्लीकेशन ही बस खाली रिसीव करी गई हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। कहने का मतलब यह है कि इस स्कीम के अंदर इन जितनी ट्राइब्स को बेनिफिट मिलना चाहिए था वो सारी बेनिफिट्स यहाँ पर इन ट्राइब्स को नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप कह सकते हो अभी बहुत ही कम ट्राइब्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अभी अपने आप को इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर किया, जिनको ये बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर यही बोला गया, क्योंकि ओवरऑल पूरा जब आप लोग डेटा देखोगे ना तो इन ट्राइब्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं वो बहुत ही कम है। यानी कि कहने का मतलब है कि संख्या भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो फ़ायदा मिल रहा है इन ट्राइब्स को, तो जिन लोगों को ये फ़ायदा मिल रहा है उनकी संख्या भी बहुत कम है। तो अभी बहुत सारे लोगों को इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर हमें कवर करना है, क्योंकि अगर आप लोग सरकारी डेटा देखते हो तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा जो इंडियंस हैं आज के टाइम पर, और इसमें से यहाँ पर 1400 कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि इसी पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करती हैं। यानी कि इतनी सारी कम्युनिटी डीनोटिफाइड, नोमैडिक या फिर सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के अंदर में आती हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो 10 करोड़ से भी ज़्यादा जो इंडियंस हैं 1400 कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो बेसिकली इसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में आते हैं, जिसमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को बेनिफिट मिल पा रहा है इस सीड स्कीम के अंदर। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है। अब क्वेश्चन ये है कि सर सीड के बारे में थोड़ा और डिटेल से लेकर चलते हैं। देखो, सीड स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो हमारी ट्राइब्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर आया गया था। कब लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है फरवरी 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू। इस स्कीम का मकसद क्या है? मकसद यह है कि जो भी ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है ना, इनको हम लोग फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग प्रोवाइड करवा सकें, उनको हम लोग फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस दे सकें, उनको हम लोग यहाँ पे एक तरीके से जीने का एक स्किल्स प्रोवाइड करवा सकें, लाइवलीहुड इनिशिएटिव दे सकें, प्लस यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकें, कुछ पैसा प्रोवाइड करवा सकें, उनको उनका घर मिल सके। इस चक्कर में यहाँ पर ये सारा जो सपोर्ट है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत करवाया जाता है। और इसमें और भी सपोर्ट आ जाता है, जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से उनको फ्री में कोचिंग दी जाए, सिविल सर्विसेज के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर उनको एंट्री दी जाए, मेडिसिन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, एमबीए के अंदर इनको एंट्री दी जाए, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए इनको अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से। उसके बाद में यहाँ पर इनको इनकम जनरेशन के अंदर एक सपोर्ट किया जाए, इनको घर प्रोवाइड करवाया जाए, जो भी हमारे पास में अलग अलग यहाँ पर स्कीम्स हैं, आवास योजना है, इन सब स्कीम के तहत। तो बेसिकली यहाँ पर बोला यह जाता है कि जो भी कम्युनिटीज़ इस सीड के अंदर में आ रही हैं
उनको ये सपोर्ट देने के बारे में चर्चा की जाती है। अब फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि सर अभी तक ना आर्टिकल 50% क्लियर हुआ है, 50% क्लियर नहीं हुआ। 50% इतना तो क्लियर हो गया कि सीड स्कीम आखिरकार क्या है, लेकिन 50% तब क्लियर होगा जब हमें पता चलेगा ये डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है कौन सी, क्योंकि ओवरऑल ये जो स्कीम है वो इन्हीं ट्राइब्स के लिए लेकर आई गई है। अब यहाँ पर इस वाले टॉपिक को कवर करते हैं। अब यहाँ पर मेंशन किया गया ये जो ट्राइब्स आपको देखने को मिल रही हैं ये वो कम्युनिटीज़ हैं जिनके बारे में ज़्यादा जिक्र होता नहीं है। इनफैक्ट जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स है ना, ये जो कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ भी आप ध्यान से सुनना इस बात को, जब ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था उनके टाइम पर इस डीनोटिफाइड ट्राइब को क्रिमिनल ट्राइब बोला जाता था, यानी बॉर्न क्रिमिनल्स के तौर पर देखा जाता था। लेकिन होता क्या है, देखो अंग्रेजों के टाइम पर इनके पास में एक कानून था, क्रिमिनल ऑफ ट्राइब्स एक्ट 1871, ठीक है ना, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। तो इस एक्ट के तहत ये जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स आज के टाइम पर हम लोग इनको डीनोटिफाइड के नाम से जानते हैं ना, ये उस समय पर बॉर्न क्रिमिनल्स के नाम से जाना करता था, इनको क्रिमिनल ट्राइब्स बोला जाता था। लेकिन बाद में, ये बात थी 1871 की, बाद में क्या होता है, देश आज़ाद होता है हमारा। देश आज़ाद होने के बाद में हमारी सरकार क्या करती है, इस वाले पुराने वाले एक्ट को हटा देती है, इसको ख़त्म कर देती है। और ख़त्म करने के बाद में इन्होंने क्या किया, देखो इस वाले एक्ट के अंदर इस ट्राइब को एक क्रिमिनल ट्राइब की तरह नोटिफाई किया था, लेकिन सरकार ने इस एक्ट को ख़त्म कर कर इन ट्राइब्स को यहाँ से डीनोटिफाई कर दिया। तो तभी से यहाँ पर आप कह सकते हो इनको डीनोटिफाइड ट्राइब्स का नाम दिया गया है, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से क्लियर करवा देता हूँ, जो ये पुराना वाला एक्ट था ना, इस एक्ट के अंदर जो ये ट्राइब्स हुआ करती थी इनको क्रिमिनल ट्राइब्स की तरह नोटिफाई किया जाता था। लेकिन जब देश आज़ाद होता है सरकार ने डिसाइड किया ऐसा नहीं होना चाहिए, इस वाले एक्ट को हटाया और उस समय पर जो ये क्रिमिनल ट्राइब्स की तरह नोटिफाई किए जाते थे तो इनको वहाँ से डीनोटिफाई कर दिया गया। तब से ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स कहलाती हैं। क्लियर हो गया इतनी बात। तो बेसिकली ये सारी बात कब की है, एक्ट हमने हटाया था, ये वाला जो पुराना वाला एक्ट है ना, इसको 1952 में हटाया गया था और इन कम्युनिटीज़ को डीनोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से जाना गया। क्लियर हो गया। अब ये इसमें से जो कम्युनिटीज़ है ना, ये तो कुछ आपको डीनोटिफाइड देखने को मिलेंगी, कुछ नोमैडिक देखने को मिलेंगी, कुछ सेमी नोमैडिक देखने को मिलेंगी। तो सर डीनोटिफाइड तो बिल्कुल क्लियर हो गया, कुछ भी क्वेश्चन आएगा आराम से बता देंगे। लेकिन नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स कौन सी हैं? देखो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो कम्युनिटीज़ है ना, इनको डिफाइन किया जाता है कि ये वो कम्युनिटी हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करती रहती हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करती रहती हैं, मतलब इनका एक जगह पर कोई ठिकाना नहीं है, इधर से उधर उधर से इधर, यहाँ पे इनका ऐसी मूवमेंट होता रहता है। उसको हम लोग नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की तरह देखते हैं। कहने का मतलब है इनका कोई प्राइवेट लैंड नहीं होगा, कोई भी घर नहीं होगा, कोई भी घर की ओनरशिप नहीं होगी। उसी वजह से तो जहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी तो यहाँ से शिफ्ट हो गए दूसरी जगह पर। तो बेसिकली वो ट्राइब्स ना नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के अंदर में आती है। क्लियर हो गया। अब देखो हुआ क्या ना, ज़्यादातर जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनको कंसिडर किया गया शेड्यूल कास्ट की तरह, शेड्यूल ट्राइब्स की तरह, ओबीसी की तरह। लेकिन अभी भी बहुत सारी जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स है ना, उनको अभी भी किसी कम्युनिटी के अंदर कवर नहीं किया गया है। मतलब कुछ डीनोटिफाइड ट्राइब्स ऐसी हैं जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए था। जैसे आज के टाइम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले लोगों को बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि हम लोग संविधान जब बना रहे थे, हमारे जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, तो उन्होंने ये देखा कि कुछ कम्युनिटीज़ है जो कि एजुकेशनली, सोशली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, तो उनको आगे लाने की आवश्यकता है। उसी के तहत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी को बनाया गया था। लेकिन आप देखोगे जब बात आती है डीनोटिफाइड ट्राइब्स की, तो काफ़ी सारी डीनोटिफाइड ट्राइब्स जो है ना, वो SC, ST, OBC के अंदर कवर की गई हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं जिसको किसी भी जगह पर कवर नहीं किया गया है, ना ही शेड्यूल कास्ट, ना ही शेड्यूल ट्राइब, ना ही OBC कैटेगरी के अंदर। तो इन वाली ट्राइब्स को जिनको कहीं पर नहीं कवर किया गया, इन ट्राइब्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर फेस करने को मिल रही हैं। इनको कोई भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं के लिए सीड स्कीम को स्टार्ट किया गया था। लेकिन हुआ क्या, उस स्कीम के अंदर भी जो लोगों का एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। अभी तक बहुत कम कवरेज हमने इन ट्राइब्स का उस पर्टिकुलर स्कीम के तहत देखा है। अब होता क्या है, इन ट्राइब्स के लिए बहुत सारे कमीशंस बैठते हैं, बहुत सारी कमेटी बैठती है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से यहाँ पर बहुत सारे कमीशंस और कमिटीज़ बैठी। उनका काम यही था कि इन कम्युनिटीज़ को प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सके। अब देखो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया, एक कम्युनिटी थी क्रिमिनल ट्राइब इंक्वायरी कमेटी। 1947 में इस कमेटी का गठन किया गया था यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर, जो कि आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो एक कमेटी ये भी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाओगे अनंत सयानम अयंगर कमेटी, 1949 में इस कमेटी को बनाया गया था। तो ऐसे बहुत सारी कमिटीज़ आती रहीं जो कि इनके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही थी।
तो उसके बाद यहाँ पर आता है काका कालेलकर कमीशन। ये भी यहाँ पर आप कह सकते हो ये फर्स्ट ओबीसी कमीशन के तौर पर जाना जाता है। इसको बनाया गया था 1953 में। फिर बीपी मंडल कमीशन आता है 1980 के अंदर। इसने भी अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए, मतलब जितनी भी कमिटीज़ ये आती रहीं वो सब अपने कुछ ना कुछ सुझाव देती रही थी इस डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ सुझाव आता रहा। फिर उसके बाद में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि NCRWC, इसको यहाँ पर 2002 में बनाया जाता है। इसने बेसिकली इस कमीशन ने 2002 में बताया कि जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स है ना, आज के टाइम पर इनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं इस क्राइम के नाम पर, तो उन प्रॉब्लम्स का यहाँ पे एक सोल्यूशन होना चाहिए। और NCRWC ने बेसिकली इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था जस्टिस MN वेंकटाचार्य चेयरमैनशिप के अंडर में, मतलब इनके चेयरमैनशिप के अंडर में इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया था। फिर यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो जो हमारा एस्टिमेशन है उस अंदाजे के तौर पर बताएं, जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, उसके बाद में श्रीलंका है, मालदीव्स, ये पूरा साउथ एशियन वाला रीजन है। तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि जो साउथ एशिया है ना, ये दुनिया का लार्जेस्ट नोमैडिक पॉपुलेशन वाला एरिया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नोमैडिक पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। और अगर पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी 10% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली डीनोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स की आपको देखने को मिलती है। अब ये जो नंबर ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग कम्युनिटीज़ के आपको ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। इन्हीं के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्टेप उठाए गए हैं। व्हाट आर द डेवलपमेंटल एफर्ट्स रिगार्डिंग डीनोटिफाइड ट्राइब्स, क्या क्या हमने इनके लिए स्टेप उठाए। तो आप देखोगे इसका बैकग्राउंड, तो नेशनल कमीशन फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को बनाया गया था। इस कमीशन को 2016 में 2006 में बनाया गया उस समय की सरकार के थ्रू। और इस कमीशन को हेड करने वाले व्यक्ति थे बालकृष्ण सिद्धरम रेंके। तो इसको रेंके कमीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन्होंने साल 2008 में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी और रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि देखो प्रॉब्लम ये है कि जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स है ना, इनके बारे में चर्चा हमारे संविधान में ही नहीं हो पाई है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, संविधान निर्माता जिन्होंने यहाँ पर संविधान को बनाया, इन्होंने यहाँ पर सभी चीज़ों के ऊपर अटेंशन दिया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सभी चीज़ों के ऊपर अटेंशन दिया। लेकिन डीनोटिफाइड ट्राइब्स कहीं ना कहीं यहाँ पर पीछे रह गए। बेसिकली यहाँ पर इनके बारे में जिक्र उस समय नहीं किया गया जब संविधान बन रहा था। तो ये बात यहाँ पे बताई गई। और इसी रेंके कमीशन ने एक अंदाज़ा बताया कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 10.74 करोड़ के आसपास है। ये बात हम लोग बोलते हैं सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बात करें तो इनकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। संविधान के अंदर इनके लिए ज़्यादा चर्चा हुई नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। फिर ऐसे ही यहाँ पर और भी कमीशंस बनते रहे। एक नेशनल कमीशन को बनाया गया था साल 2015 में, श्री बीकू रामजी दाते इनकी चेयरमैनशिप के अंदर में, इसको दाते कमीशन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जो एक कमीशन है इसका भी फोकस ये था कि हम लोग क्या कर सकें कि जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स की कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, उनको अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सके, उनकी लिस्ट तैयार की जा सके, उनके लिए कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कौन कौन से स्टेट कितना कुछ कर रहे हैं, उन सबको अच्छे से इवैल्यूएट किया जा सके, उनके बारे में जान सकें, असेसमेंट हो, उनका मूल्यांकन किया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से ये कमीशंस, नए नए कमीशंस आते रहे जो कि इनके डेवलपमेंट के ऊपर काम करते रह गए। फिर यहाँ पर इसी वाले कमीशन के रिकमेंडेशन पर, यानी कि जो श्री बीकू रामजी दाते ने इनके बेसिस पर एक कमीशन बनाया गया था, तो इस कमीशन ने क्या किया, एक रिकमेंडेशन दिया। रिकमेंडेशन ये था कि हम लोग क्या बनाएंगे, एक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे जो कि डीनोटिफाइड और उसके बाद सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब्स का ध्यान रखेगा। तो 2019 में इस प्रकार से यहाँ पर इस कमीशन का एक रिकमेंडेशन भी आया था। ठीक है ना, तो ये डेवलपमेंट के लिए काम किया गया। उसके बाद डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए कुछ और स्कीम्स भी लेकर आई गई, जैसे डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इन नोटिफाइड ट्राइब्स को, डीनोटिफाइड ट्राइब्स को यहाँ पर ये स्कॉलरशिप देने के बारे में चर्चा की गई। ये बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको यहाँ पे 2014-15 में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे मेंशन किया गया कि ऐसे डीनोटिफाइड ट्राइब्स वाले स्टूडेंट्स जो कि SC, ST और OBC के अंदर में कवर नहीं करे गए हैं, उनके लिए स्कीम चलाई जाएगी, उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है ना। फिर ऐसे ही एक और स्कीम चलाई गई, नानाजी देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स एंड फॉर डीनोटिफाइड बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हॉस्टल्स वगैरह बनाने के लिए भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था 2014-15 में। तो कहने का पर्पज़ यह है, डीनोटिफाइड ट्राइब्स जो है ना, इनके लिए डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे काम किए गए। मैंने आपको बता दिया क्या क्या काम किए गए, कैसे कैसे कमीशंस बने। डीनोटिफाइड ट्राइब्स कौन सी ट्राइब्स है ये आपको पता चला, नोमैडिक सेमी नोमैडिक कौन सी ट्राइब है वो आपको पता चला।
और फिर उसके बाद में यहाँ पर एट द लास्ट मेंशन किया सीड स्कीम के बारे में, ये भी आपको पता चला। सीड स्कीम क्या फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। तो कहने का पर्पज़ यह है कि अभी जब फरवरी 2022 के अंदर इस सीड स्कीम को लेकर आया गया ना, तो इस सीड स्कीम के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो कि यहाँ पर बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो बेसिकली इसको हमें थोड़ा सा इन्हेंस करने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर आप लोग कह सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर, और मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। बहुत मेहनत लगती है इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे पीपीटीज को किस प्रकार से मेंटेन किया गया है। साथ ही साथ में और क्लियर होती रही हैं चीज़ें तो ऑल क्लियर लिखते रहना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत दबा के चर्चा हो रही है इसके बारे में, बहुत कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलने वाला है इस आर्टिकल से। इस वाले आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 और 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि देखो वर्ल्ड बैंक के थ्रू सपोर्ट मिल रहा था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। नाम क्या है? विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के अंदर अलकनंदा रिवर के ऊपर। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं कि ये प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के ऊपर है। मैं क्वेश्चन लगा नहीं पाया, लेकिन मुझे बहुत अच्छे ढंग से याद है, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये अलकनंदा रिवर के ऊपर उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट कर रहा था, वर्ल्ड बैंक की साइड से फंडिंग आ रही थी इस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को जनरेट किया जा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी यहाँ पर रिसेंटली एक चीज़ को लेकर और एग्री किया है। इन्होंने बोला कि हम आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कोई एनवायरमेंटल डैमेज तो नहीं हो रहा है। यानी कि जो ये प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस प्रकार से ये प्रोजेक्ट लग रहा है, लोगों की बहुत सारी मांग उठी है कि ये प्रोजेक्ट रोका जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से उन लोकल लोगों को, जो लोकल एरिया में रह रहे हैं वो लोग, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर एग्री कर चुका है। वर्ल्ड बैंक ने बोला ठीक है, हम लोग एक बार चेक करेंगे इससे कोई एनवायरमेंटल डैमेज तो नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पर इसका पूरा मुद्दा है, ठीक है ना। अब हुआ क्या, एक पैनल बना दिया गया है, क्योंकि देखो हुआ ये ना कि लगभग ऐसा नहीं है कि कोई एक दो लोग ही कंप्लेंट कर रहे हो। 83 लोकल कम्युनिटीज़ ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि भैया यहाँ पे हमें नुकसान पहुँच रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, तो इसको रोका जाए। अब वो कंप्लेंट्स क्या क्या है इसको समझते हैं। पहली बात मैंने आपको समझा दिया, ये विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि अलकनंदा रिवर उत्तराखंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन के अंदर है। वर्ल्ड बैंक इसको फंडिंग कर रहा है, लेकिन लोकल पीपल वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं इसको रोका जाए। अब कंप्लेंट्स उन्होंने क्या क्या दर्ज करवाई? पहली कंप्लेंट ये है कि जो प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, जो हमारा एंशियंट टाइम का लक्ष्मी नारायण टेम्पल है हाथ विलेज के अंदर, वो बेसिकली बर्बाद हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की वजह से ये टेम्पल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इस टेम्पल का अपने आप में सांस्कृतिक तौर पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरा यहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाया कि इस प्रोजेक्ट्स में ऑब्वियस ये बात है, जब खुदाई वगैरह चलेगी तो इससे बहुत सारा कूड़ा करकट निकलने वाला है। तो इस कूड़ा करकट की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इस टेम्पल के मंदिर की जो दीवारें हैं उसका जो आर्किटेक्चर है वो पूरी तरह से डैमेज होने वाला है। ये हमारा एंशिएंट हेरिटेज साइट है, और विलेजर्स कहते हैं कि देखो हम ऐसा होने नहीं देंगे। लोकल पीपल का कहना यहाँ पर यह है कि उनका एक पुराने ज़माने का बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत पवित्रता से वो कनेक्ट हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल से, और इस टेम्पल को बहुत पुराने ज़माने में एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था आदि शंकराचार्य जी के थ्रू 19th सेंचुरी के अंदर, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो जो रेसिडेंट्स हैं ना, उनको ज़बरदस्ती उनके एरिया से हटाया जा रहा है, गांव से हटाया जा रहा है जहाँ पे प्रोजेक्ट लग रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने मना भी किया कि हमें कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, हम लोग नहीं हटेंगे। अब जब नहीं हटे तो बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली भी हटाया गया, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है। तो लोगों की डिमांड यह है कि हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है, हमारा टेम्पल डिस्ट्रॉय होने वाला है। फिर यहाँ पे लोगों की एक और कंप्लेंट है कि जो प्रोजेक्ट लगा रहे हो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट के ऊपर, इसके बारे में भी कोई भी वैल्यूएशन नहीं किया गया, कुछ भी यहाँ पर पता नहीं है। क्या इसके मतलब इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वेदर कंडीशन और ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकती है, वैसे ही वो पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर कहने का पर्पज़ है कि हमने देखा केदारनाथ के अंदर 2013 के अंदर एक बादल फटता है वाला इंसिडेंट निकल कर आता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2021 में ये भी बादल फट कर निकल कर आता है। तो बेसिकली ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं उत्तराखंड के अंदर जो कि इग्नोर करे जा रहे हैं, और इग्नोर करने के बाद ये ऐसा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, ऐसा लोगों का यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाया गया। नाउ ये प्रोजेक्ट है क्या, उसके बारे में डिस्कस करता है। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। देखो यहाँ पे 444 मेगावाट का ये पूरा प्रोजेक्ट है।
इसको बनाया जा रहा है तेहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको फंड कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। 2011 से यहाँ पर इसको फंडिंग मिल रही है, मतलब एक अप्रूवल मिल गया था 2011 में ही। हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है ना, इसका टारगेट ये है कि हम लोग साल 2023 के 30 जून तक पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस प्रकार से पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा और इसमें खर्चा आने वाला है $922 मिलियन का। अब जो ये प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखोगे तो 65 मीटर का एक डैम बनाया जाएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के अंदर में। स्मॉल रिजर्वायर यानी कि एक छोटा सा आर्टिफिशियल लेक वगैरह बनाई जाएगी अलकनंदा रिवर पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर काम करने वाले हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान रखना, कौन सी रिवर के ऊपर बन रहा है ये भी ध्यान रखना। अब ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि उत्तराखंड में। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड के स्टेट के लिए जो भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये ज़रूर से पढ़ लेना। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ना उत्तराखंड के अंदर, वो कौन कौन से हैं? आप देखोगे तेहरी स्टेज 2 हो गया, जो भागीरथी रिवर के ऊपर है। तपोवन, हाँ ये याद आ गया, तपोवन। देखो अब आपको याद आ रहा होगा, तपोवन को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तपोवन प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के ऊपर है? ये धौली गंगा रिवर है, ठीक है ना, चलो याद आ गया। फिर उसके बाद में विष्णुगढ़ पीपल कोटी, ये अलकनंदा रिवर के ऊपर। सिंगोली भतवारी, ये यहाँ पर मंदाकिनी रिवर के ऊपर। फटाभुयुंग, ये आपको मंदाकिनी रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। देन मध्यमेश्वर, ये आपको मध्यमेश्वर गंगा के ऊपर देखने को मिलेगा। काली गंगा, आपको काली गंगा रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। ये कुछ रिवर के ऊपर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को लगाया जा रहा है। चैलेंजेस क्या है? देखो दिक्कत यही है कि भैया इससे ये होगा कि पहली बात तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर जहाँ पर इंक्रीज हुआ, पहली बात देखो दिक्कत यह है कि जब आप लोग ये प्रोजेक्ट लगा रहे हो ना, तो इससे पोल्यूशन बहुत हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस मीथेन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, और मीथेन जैसे ही यहाँ पर वातावरण में रिलीज होगी वो एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी तो ग्लेशियर्स वहाँ के पिघलेंगे, बर्फ़ वहाँ की पिघलेगी। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज वाला रूप हम लोग देख पाएंगे, ठीक है ना। जो वेदर पैटर्न है, स्नोफॉल बढ़ सकती है, बारिश हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है जिस प्रकार से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लग रहा है उसकी वजह से। आई होप आपको यहाँ पर भी एक बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ। अच्छा, इससे क्लाइमेटिक कंडीशन से भी एक पॉइंट ये भी है कि अगर इस प्रोजेक्ट को लगाएंगे, ऑब्वियस ही बात है क्लाइमेट चेंज वाला जो रूप है वो देखने को मिलेगा। तो बादल फटने के, रेनफॉल के, एवलांचेस के जो चांसेस वो बहुत सारे बढ़ सकते हैं। इससे लोगों का नुकसान भी होगा, लाइफ का नुकसान भी होगा, प्लस एनवायरमेंट को भी और डैमेज होगा। तो ऐसा यहाँ पर लोगों का क्लेम है। क्लियर हुआ? चलो आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है अभी कुछ दिन पहले, तो काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी सर इसको करंट अफेयर वाली वीडियो में कवर कर देना। तो चलो कवरेज शुरू करते हैं। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 और 2 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं, इश्यूज रिलेटेड टू वेमेन, वेमेंस इश्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, यहाँ से ये आर्टिकल रिलेट किया जा सकता है। न्यूज़ क्या है? देखो यहाँ पे आपको मज़ा आ जाने वाला है इस आर्टिकल को पढ़कर। न्यूज़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया होगा, ठीक बात है। अब वो जो पिटीशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो पिटीशन, वो याचिका क्या बोलती थी? वो याचिका यहाँ पर बोलती ये थी कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कुछ बदलाव किए जाएं। ये यहाँ पर पिटीशन डाला गया था। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन डाला गया था वो एक कपल के थ्रू डाला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। वो कपल ये चाहते थे कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, इसके अंदर कुछ बदलाव करे जाएं, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कुछ सुधार करे जाएं। ये यहाँ पर इन कपल्स का कहना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने का पीछे का रीजन क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में जानते हैं। जो पिटीशन डाला गया था, इस पिटीशन की मांग ये थी कि देखो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कुछ ऐसी सेक्शंस एडेड हैं, वो सेक्शन क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन कर रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर है। मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर रही है, ऐसा उन कपल का कहना था। अब जैसे क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर क्या मेंशन किया जाता है कि यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई दो व्यक्ति हैं, उनको शादी करनी है, खासकर इंटर रिलीजियस मैरिज करनी है या इंटरफेथ इंटरकास्ट मैरिज करनी है, यानी कि एक दूसरे धर्म का है, एक दूसरे रिलीजन का है, दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट को बनाया गया है।
बाकी जैसे कि मान लो जैसे हिंदू मैरिज के लिए अलग से, हिंदूज़ के लिए अलग से पर्सनल लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स मैरिज एक्ट 1954। वैसे यहाँ पर जो इंटर रिलीजियस शादी करना चाहते हैं, यानी कि एक दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं, दोनों अलग अलग कास्ट के हैं, वो आपस में शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है। अब इस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर बहुत सारे सेक्शंस ऐड करे गए हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया रिलीजन और इंटरफेथ इंटरकास्ट मैरिज को यहाँ पर ये गवर्न करता है। देखो मेंशन यहाँ पर ये किया गया कि इसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं, और वो सेक्शन कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बोला यह गया है कि अगर कोई अलग अलग रिलीजन के आपस में शादी करना चाहते हैं, ठीक है, कर सकते हैं इस एक्ट से, लेकिन करना क्या होगा, शादी से 30 दिन पहले उनको यहाँ पर एक नोटिस अपने मैरिज ऑफिसर को देना होगा, एक रिपोर्ट अपने मैरिज ऑफिसर, जहाँ पे भी शादी होने वाली है उस मैरिज ऑफिसर तक, अपने एरिया के मैरिज ऑफिसर तक 30 दिन पहले वो नोटिस देना होगा। और फिर क्या होगा, तो शादी से 30 दिन पहले वो नोटिस देना होगा, साथ ही साथ में वो जो 30 दिन होंगे ना, उन 30 दिन के अंदर क्या होगा, पब्लिक के थ्रू, यानी कि अगर कोई भी पब्लिक का कोई भी व्यक्ति जो है उस शादी में कोई ऑब्जेक्शन डालना चाहता है, ऑब्जेक्शन डालने का मतलब यह है कि कोई भी उसको ऑब्जेक्शन है कि यहाँ शादी क्यों नहीं होनी चाहिए, तो वो बता सकता है। यानी जो पब्लिक है वो यहाँ पर इसमें आ सकती है, इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, पब्लिक यहाँ पर अपनी राय बता सकते हैं कि हाँ शादी ये क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर शादी के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन होता है किसी को भी, तो वो यहाँ पर एंटर कर सकता है इस पर्टिकुलर केस में। तो ये यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में है, और यहीं पर ये सारी बातें सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 10 तक के अंदर देखने को मिलती हैं इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में। ये मैंने आपको बता दिया कि मैरिज ऑफिसर को एक नोटिस देना होगा 30 दिन पहले, और यहाँ पर क्या होगा, फिर उसके बाद में इस चीज़ को इंस्पेक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पे आगे सेक्शन में मेंशन किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को, यानी पब्लिक के थ्रू एक पब्लिक को इन्वाइट किया जाएगा कि भैया आपको कोई ऑब्जेक्शन है इस शादी से, तो आप बता सकते हो, पब्लिक के लिए बिल्कुल ओपन रहेगा ये, ठीक है ना। तो इसी चीज़ से यहाँ पे कपल्स नाराज हुए। कपल्स का कहना यह है ये कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन करता है, राइट टू प्राइवेसी का वोलेशन करता है। क्यों? क्योंकि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक के अंदर आ जा रही है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक में ओपन कर दिया जा रहा है ना। तो इससे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सब पब्लिक में आ रही है, तो इनका एक अधिकार ये भी है कि अपना जो डिसीजन, अपने डिसीजन से शादी कर रहे हैं उस डिसीजन का वोलेशन भी हो रहा है। तो बेसिकली इनका ये कहना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन कपल्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला। अब क्वेश्चन यह है कि सर आपने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट क्यों कर दिया, अभी तक इसकी सुनवाई क्यों नहीं करी। तो देखो अब यहाँ पर इसको सुनना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि वो जो कपल्स थे ना उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, यानी कि सोलेमनाइज, यानी कि संपन्न हो चुकी थी इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आप तो पीड़ित हो नहीं ना, क्यों आप तो पीड़ित हो नहीं, आपकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन कोई रिलीज हुई होगी, आपकी शादी तो नहीं रुकी ना, आप तो पीड़ित नहीं हो, आपकी शादी तो संपन्न हो चुकी है इस एक्ट के अंदर में। तो इसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पिटीशन को कर दिया है रिजेक्ट। आई होप अब यहाँ पे आपको ये सारी की सारी क्लैरिटी मिल चुकी होगी, ठीक है ना। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, 1954 का एक्ट यहाँ पर ध्यान रखना। इस एक्ट के फीचर्स क्या है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिए, बार बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। मेंशन ये किया जाता है कि मान लो किसी भी व्यक्ति की अगर शादी होती है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, संपन्न हो जाती है शादी, तो वो जो शादी है वो किसी पर्सनल लॉ के थ्रू गवर्न नहीं की जाएगी, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू गवर्न की जाएगी अगर कोई इंटर रिलीजियस इंटरकास्ट मैरिज होती है तो। क्लियर हो गया? मैंने आपको बता दिया प्रायर नोटिस यानी 30 दिन पहले नोटिस देना होता है, वो सारी बातें ये वापस से यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो चुकी हैं, तो इसके लिए कोई भी यहाँ पर मतलब ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, जो हमने पढ़ा वही इनफ है ना। इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस आर्टिकल से, सॉरी इस एनालिसिस से। हालांकि आज आर्टिकल थोड़े से कम थे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेट मैंने क्रिएट किया, तो आर्टिकल कम आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। फोकस ये है कि इंपॉर्टेंट आप लोग चीज़ों को सीखते रहो और सिखाते रहो ना। इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।